हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पर 91 में आपसे का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग प्रस्तावना पे चर्चा करने वाले थे। प्रस्तावना को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। पॉलिटिकल का पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग करने जा रहे हैं। जिन भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आज प्रस्तावना को बढ़िया से समझेंगे और बढ़िया से इस पर 30 क्वेश्चन भी बनाएंगे दोस्तों। और आज का जो थ्योरी देख लीजिएगा, इससे बाहर आपको प्रस्तावना में किसी भी बुक से नहीं पढ़ना है। थ्योरी पॉइंट है दोस्तों आपका, इससे ही पूरा बुक का कोई भी बुक का सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा आज के थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों। चलिए हम लोग प्रस्तावना पे चर्चा करते हैं। चलिए प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज द प्रेम्बल। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है दोस्तों। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों और सरकार के स्वरूप, संविधान के स्वरूप से संबंधित प्रावधान हैं और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है दोस्तों। उल्लेख है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N. A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। VVI पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कौन कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है? तो N. पालकीवाला कहते दोस्तों। कौन कहते? N. पालकीवाला बोले प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए। ये भी बहुत VVI पॉइंट है दोस्तों, ये भी इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आविर्भाव हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए। उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना का ही नाम उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, यही कारण कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान यानी प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना से का प्रभाव है दोस्तों, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर जो ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया और प्रस्तावना का प्रभाव वहां से पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग प्रस्तावना प्रेम्बल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों। हम भारत के लोग, प्रेम्बल में क्या दिया गया? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या देते हैं दोस्तों? समस्त नागरिकों को बनाने, गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है दोस्तों। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देखिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना में वर्णन किया गया है दोस्तों, लिखा गया है। चलिए प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को एक चार्ट में हम लोग देखते हैं।
चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से। देखिए, संविधान का स्रोत, फिर देखिए संविधान का स्वरूप कैसा है और संविधान का उद्देश्य कैसा है। चलिए देखते हैं हम लोग। संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग अर्थात जनता से है दोस्तों। प्रस्तावना का जो उद्देश्य है हम भारत के लोग अर्थात जनता। संविधान का स्वरूप जो है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है संविधान का स्वरूप। फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक है, फिर गणराज्य है दोस्तों। इसको याद रखिएगा दोस्तों, सीक्वेंस से सजाने के लिए दे दिया जाता है। पहले क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर दोस्तों लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य दोस्तों। और संविधान का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसको देखिए। न्याय है, न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों। न्याय अगर रहे इसका मतलब हुआ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में वर्णन किया न्याय में दोस्तों। और स्वतंत्रता में दिया गया विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास की और धर्म उपासना, 5 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया। विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना दोस्तों। न्याय 3 प्रकार के दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दोस्तों। अब देखिए सम्मान दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की सम्मान दोस्तों। और गरिमा, व्यक्ति की गरिमा के भी सम्मान। नेक्स्ट देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता भी दिया गया दोस्तों। राष्ट्र की एकता और अखंडता पर भी ध्यान दिया गया और बंधुता शब्द को भी जोड़ा गया दोस्तों। चलिए प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। हम भारत के लोग डैश अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब हमारा जो संविधान है हम भारतीयों के द्वारा बनाया गया, अर्थात समझिए इसमें देखिए भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित करता है। तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पेज पे चलते हैं। एक एक पॉइंट करके समझेंगे पूरा पॉइंट दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं विदेशिक मामले में बिना किसी बाहरी दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ एक आंतरिक मामले और दूसरा बाह्य मामले दोस्तों, मतलब बाहरी हस्तक्षेप दोस्तों। आंतरिक मामले में देखिए राजनीतिक आया, आर्थिक आया और सामाजिक आया आंतरिक मामले में, और धार्मिक आया दोस्तों। अब विदेश मामले में आपका बाह्य मामले में क्या क्या आया, मित्र, शत्रु और संधि दोस्तों। चलिए हम लोग पहले सामाजिक देखते हैं। समाजवादी दोस्तों, सोशलिस्ट। देखिए समाजवाद एक विचारधारा, समाजवाद क्या है दोस्तों, एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा या और अवसर की समानता हो। फिर से देखिए, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से भिन्न है। भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू की विचारधारा से संबंधित। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है दोस्तों नेहरू की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है दोस्तों, ये लक्षण मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तथ्य हैं दोस्तों, चलिए विचार करते हैं हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त होता है, तो जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की वरीयता प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, आय और जीवन स्तर की असमानता, आय और जीवन स्तर की असमानता में गरीब बीमारी को कम करना दोस्तों, इसे बोलते हैं आय और जीवन स्तर की समानता। दूसरा देखिए, तीसरा क्या, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना, मतलब एक आदमी के बीच संपत्ति सभी जमा होना, उसको रोकना दोस्तों, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। तीसरा चौथा देखिए, मजदूरों
एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। नोट में देखिए, नोट में क्या है, योजना आयोग, योजना आयोग पूर्ववर्ती एवं वर्तमान में नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाता है। तो योजना आयोग जो है, योजना आयोग पूर्ववर्ती संस्था थी, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग है, लोकतांत्रिक समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है। पंथ निरपेक्ष, चलिए देखते हैं पंथ निरपेक्ष। सेकुलर, चलिए सेकुलर क्या हुआ, सेकुलर मतलब समझिए, मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही ना रहा हो, मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द ना रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए रखा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है धर्म और राजनीति का अलगाव। दोस्तों, धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, राज्य का जो है कोई अपना धर्म नहीं होगा, ना कि धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामले में संरक्षण प्राप्त है, जैसे 25 से 28 दिया गया अनुच्छेद में। दोस्तों, इसमें वर्णन किया गया किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहुधर्मावली भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति सम्मान, आदर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। नेक्स्ट देखिए, पंथ निरपेक्षता शब्द का मूल प्रस्तावना में नहीं है। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। दोस्तों, चलिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति संपूर्णतः भारत की जनता में निहित होती है। किसमें दोस्तों? भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के मुख्य दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है शासन में सीधे भागीदारी निभाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोस्तों जनता जो है सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जनता जो है सीधे भागीदारी होती है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों। और देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास प्रमुख औजार शस्त्र हैं जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये हैं जैसे परिप्रेक्षा पहल, इनिशिएटिव प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, राइट टू द रिकॉल, जनमत संग्रह आदि। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा जो है संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद को अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। दोस्तों, देखिए, संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, तब तक अस्थायी नहीं बन सकता। दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गणराज्य, देखिए गणराज्य पे थोड़ा चर्चा करते हैं। रिपब्लिक एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित
व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन को संचालित करता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्यों के बजाय देश की जनता में निहित होती है दोस्तों। दूसरे शब्दों में जो है गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्यों के बजाय देश की जनता में निहित होती है। न्याय देखिए, जस्टिस, न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। ये तथ्य रूसी क्रांति से प्रेरित है दोस्तों। कहाँ से? रूसी क्रांति से प्रेरित है दोस्तों। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार दोस्तों। किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार का उल्लंघन ना हो या संपत्ति की असमानता, निर्वाचन व प्रतिनिधियों में भेदभाव तथा सभी को समान रूप से इन भेदभाव से मुक्ति प्राप्त करना, ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। फिर से देखिए दोस्तों, न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तथ्य रूसी क्रांति से प्रेरित है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार का उल्लंघन ना हो और या संपत्ति की असमानता, निर्वाचन व प्रतिनिधित्व में भेदभाव तथा सभी के समान रूप से इन भेदभाव से मुक्ति प्रदान करना, ताकि शांति एवं समृद्ध राष्ट्र की रचना हो। स्वतंत्रता देखिए, लिबर्टी। स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देश्य का विचार और अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की घोषणा करती है दोस्तों। भारतीय संविधान में उद्देश्य का जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उद्घोषणा करती है। मूल अधिकार के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है दोस्तों। इक्वलिटी देखिए, समता, इक्वलिटी। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता के तीन आयाम शामिल हैं दोस्तों। देखिए, सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश की प्रत्येक नागरिक कानूनी रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि से भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है, जिनसे उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक नियोजन मतलब दोस्तों नौकरियों में भी उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद देखिए 14, 15, 16, 17, 18 में वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बंधुत्व दोस्तों, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी दोस्तों। बंधुत्व का अर्थ होता है सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव को जागृत करना, सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति की गरिमा क्या हुआ? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल दोस्तों। के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति
कि गौरव का अर्थ, व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी देखिए लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता से प्रदान की गई। अनुच्छेद 21 में इसकी विस्तृत वर्णन किया गया, व्यापकता की वर्णन व्यापक रूप से वर्णन किया गया। दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता पर चलिए हम लोग देखते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखिए बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। दोस्तों देखिए प्रस्तावना की उपयोगिता, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेम्बल। दोस्तों चलिए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। प्रस्तावना संविधान की विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों प्रस्तावना जो है संविधान के विस्तृत विवरण का एक संक्षिप्त रूप है। दोस्तों देखिए यह संविधान की आत्मा है। संविधान की क्या है? आत्मा है प्रस्तावना। तो इससे संविधान का दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। दोस्तों राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रस्तावना का महत्व यह भी है जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किनका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। किनका है? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? के एम मुंशी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र और जन्म कुंडली कहा। दोस्तों प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था? तो के एम मुंशी। दोस्तों फिर से देखिए, के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका भी उल्लेख हमारे प्रस्तावना में किया गया है। दोस्तों चलिए, प्रस्तावना परिवर्तनीय और संशोधनीय है या नहीं, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत से संबंधित वाद। दोस्तों देखिए, प्रस्तावना जो है संशोधनीय है, संशोधनीय नहीं है। ये आपका इसमें है संशोधनीय है, इसमें दिया गया संशोधनीय नहीं है। कौन बोले? इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों प्रस्तावना में बोले कि संशोधनीय है। और देखिए, बेरुवारी संघ केस में बोले 1960 में कि प्रस्तावना जो है संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये कौन बोले? बेरुवारी संघ केस 1960 में। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। ये बोले केशवानंद भारती बनाम। दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया और इसमें दिए संशोधन नहीं, क्योंकि संविधान का भाग नहीं है।
ये बोले बेरुवारी केस में बोला गया दोस्तों। संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान का भाग नहीं है अब, ये माने दोस्तों। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में माना गया अनुच्छेद 368 का संशोधनीय, लेकिन मूल ढांचे, यहाँ ये पॉइंट पकड़ना है कि मूल ढांचे में से संबंधित विषयों में संशोधन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह आत्म अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। जो पहले से दिया गया उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, आप जोड़ सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया दोस्तों। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों। चलिए हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया दोस्तों। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदर्शों को कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से दोस्तों 1789 से 1799 से उठाया गया। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तथ्यों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया दोस्तों। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथ्यों को 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित से लिया गया दोस्तों। और रूस और फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया? 1917 की रूसी क्रांति से दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है दोस्तों। देखिए, नास्तिक, तो राज्य जो सभी धर्मों को विरोध करता है, राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है उसे नास्तिक कहते हैं दोस्तों। और सैद्धांतिक राज्य, ऐसा राज्य जिनका अपना कोई विशेष धर्म हो, जैसे श्रीलंका में दोस्तों उसका अपना विशेष धर्म है, उसे सैद्धांतिक के श्रेणी में रखते हैं। और तीसरा देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जैसे भारत दोस्तों। आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों। भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों। ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जैसे भारत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर दोस्तों। हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है दोस्तों? प्रस्तावना को संविधान में क्या निहित है? प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो मूल दर्शन। प्रस्तावना जो है संविधान का क्या निहित है? मूल दर्शन में निहित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी दोस्तों? निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? तो NN पालकीवाला। कौन बोले दोस्तों? NN पालकीवाला दोस्तों बोले। ये भी आई है पॉइंट दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया दोस्तों? ये शब्द हुए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई है। प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है, ये गलत है दोस्तों। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है दोस्तों। आपका ये यहाँ पे पॉइंट गलत है, इसलिए केवल आपका एक सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है? देखिए, आंतरिक व बाह्य मामले में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने का शक्ति दोस्तों, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का शब्द का सही अर्थ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से
लिया गया है दोस्तों। तो ये संविधान ये आपका फ्रांस की क्रांति से लिया गया दोस्तों। कब से लिया गया? 1789 से देखो 1799 ईस्वी के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विचार करना, केशवन में भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया दोस्तों। सही बात है, आपका ये लाइन सही है। बेरुवारी सन 1960 के मामले प्रस्तावना को संशोधनीय माना दोस्तों, नहीं माना दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है, नहीं माना था। ये जो है बेरुवारी जो है नहीं माना दोस्तों, आपका 2 गलत है, इसलिए चलिए केवल 1 सही होगा इसमें भी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन किनसे संबंधित है दोस्तों? VVI कथन है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना का दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये कथन किनका है? ये कथन दोस्तों सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। किनका है दोस्तों? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है दोस्तों। प्रस्तावना से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ किस नाम हुआ? 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष कौन है? सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया दोस्तों? ये किया गया आपका रूस के संविधान से दोस्तों। किससे ग्रहण किया गया? रूस के संविधान से दोस्तों। और ये कब ग्रहण किया गया? तो 1917 रूसी क्रांति से दोस्तों। यहाँ पकड़िएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है दोस्तों? राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है दोस्तों। किनका? भीमराव अंबेडकर का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रस्तावना में निम्नलिखित में किन तत्वों को समावेश पाया जाता है? प्रस्तावना में किन तत्वों का समावेश पाया जाता है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता और स्वरूप का उद्देश्य दोस्तों। क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता और संविधान का स्रोत और स्वरूप का उद्देश्य पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है दोस्तों? तो ये स्वरूप को जो अपनाया गया ये लोकतांत्रिक दोस्तों। क्या अपनाया गया? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है दोस्तों? लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा है दोस्तों? ये भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप अपनाया गया? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों भारत में अपनाया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। अपनाया कब गया दोस्तों इसे? चलिए वो भी क्वेश्चन आएगा, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारतीय गणतंत्र की 26 तारीख 1950 भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था दोस्तों? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर लोकतांत्रिक, आपका देखिए संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था दोस्तों। क्या था? संप्रभु लोकतंत्र संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था दोस्तों। जब जिस समय संविधान को संवैधानिक वस्तु स्थापित किया गया था तो उस समय 3 ही वर्ड था उसमें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? वो शब्द दोस्तों आपका
समानता शब्द नहीं है। कौन सा शब्द दोस्तों? आपका अखंडता नहीं है दोस्तों। देखिए फिर से देखिए, शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित नहीं है? तो बंधुत्व सम्मिलित है, आपका संप्रभु सम्मिलित है, समानता भी सम्मिलित, लेकिन अखंडता आपका सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अखंडता जो है ये सम्मिलित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित करता है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य के नीति निर्देशक प्रस्तावना को, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो आपका संविधान की प्रस्तावना। तो कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन एक भारत के संविधान की उद्देशिका के सन्निहित नहीं है दोस्तों? उद्देशिका से सन्निष्ठ तो दोस्तों आपका कौन सा नहीं है? तो आपका आर्थिक स्वतंत्रता उद्देशिका से संबंधित नहीं है दोस्तों। उसके बाद विचार की स्वतंत्रता संबंधित है, अव्यक्तिक स्वतंत्रता सम्मिलित है, विश्वास की स्वतंत्रता सम्मिलित है दोस्तों। फिर से देखिए, कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से सन्निष्ठ नहीं है? तो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है दोस्तों। बाद की तीनों आपका है दोस्तों, यहाँ नहीं पूछा इसलिए आपका ये गलत है। और ये तीनों विचार की स्वतंत्रता, अव्यक्तिक स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है। और यह सिद्धांत जाना जाता है दोस्तों, यह सिद्धांत जाना जाता है आपका किससे दोस्तों? सार्वभौमिकता से दोस्तों। यह सिद्धांत कैसे जाना जाता है? सार्वभौमिकता से दोस्तों। देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किसका है? तो सार्वभौमिकता का दोस्तों। किसका? सार्वभौमिकता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है दोस्तों? भारतीय प्रस्तावना में जो उल्लेखित नहीं है आपका सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय है। आर्थिक न्याय संविधान में आपका धार्मिक न्याय संविधान में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। प्रस्तावना में जो उल्लेखित है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दिया गया और राजनीतिक न्याय पर दिया गया दोस्तों, लेकिन जो नहीं दिया गया वो धार्मिक न्याय आपका संविधान में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों? तो आपका उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। कौन भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका दोस्तों। कौन कहलाता है? उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है दोस्तों? ये केशवानंद भारतीय विवाद में दोस्तों। किसमें स्वीकार किया? केशवानंद भारतीय विवाद में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय व्यवस्था की गई? तो न्याय आपका 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई दोस्तों। स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्र। आप ऊपर थ्योरी पढ़ेगा उसमें आपको डिटेल समझ में आ जाएगा दोस्तों। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई दोस्तों। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को दोस्तों, उद्देश्य को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना दोस्तों। कौन करता है? उद्देश्यों को प्रतिबिंबित दोस्तों। तो आपकी संविधान की प्रस्तावना दोस्तों। कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है दोस्तों? तो आपका विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन है दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता का भी वर्णन है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया भारतीय प्रस्तावना में। तो ये आपका लाइन गलत है दोस्तों, नहीं पूछा तो आपका बी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, आपका यहाँ क्वेश्चन कुछ थोड़ा उल्टा पूछा जा रहा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए फिर से, ये थोड़ा गलत दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का नहीं है? तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन है, लेकिन आर्थिक का नहीं है दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की वर्णन है और विचार की है। ये तीनों आपका
है दोस्तों, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है तो आपका डी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा समझ के बनाइएगा दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उनकी किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, आपका विचार स्वतंत्रता का वर्णन है, धर्म स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास स्वतंत्रता का वर्णन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो अभी आप लोग जानते हैं कि कौन दिए थे, तो दिए थे बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट दोस्तों। कौन दिए थे साथियों, तो आपका बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट बोले थे कि उद्देशिका का भाग है। फिर इस पे बढ़िए स्लाइड को, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान की भाग है, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट दिए थे दोस्तों। कौन दिए, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। है, देश की सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है, तो पहले से विद्यमान नहीं थी, ये भी आपका लाइन यहाँ पे गलत है। फिर चलिए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है दोस्तों, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, आपका ये लाइन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 29 देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है दोस्तों, तो भारत में धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है दोस्तों। भारत में अनेकों धर्म है दोस्तों, भारत में जो है, भारत में राज्यों का कोई धर्म है दोस्तों। क्या बोला गया, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, सही भाव दोस्तों आपका डी व्यक्त कर रहा है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है दोस्तों, भारत में जो है राज्यों का कोई धर्म नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था दोस्तों, ये कहते के.एम. मुंशी दोस्तों। हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र को जन्म कुंडली किसने कहा था, के.एम. मुंशी बोले। कौन बोले दोस्तों, के.एम. मुंशी बोले थे। चलिए आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना से देखिए, तो 1 या 2 या 3 बार, उसके बाद आप कोई बुक का प्रस्तावना से सवाल निकालिए, उसको बनाइए, आपका सवाल बन जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।